आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। बाजार की चाल आज थोड़ी सी नरम है। निफ्टी बैंक खासतौर से करीब 250 अंकों के नुकसान पर कारोबार की फिलहाल स्थिति बनी हुई है। 26 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में रखने की, लगभग 66 अंकों का इजाफा। लेकिन आज चीनी कंपनियों में जोरदार कमबैक है। बलरामपुर चीनी टॉप कर रहा है करीब 5 से 6% के गेंस के साथ। यहां पर एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है, तो इन स्टॉक्स में तेजी लौटी है। थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है मार्केट। फार्मा काउंटर्स में तेजी, तो जाइडस, लॉरिस जैसे काउंटर्स, लुपिन जैसे काउंटर्स, ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स में तेजी की पोजीशंस बनती हुई। ऑटो सेक्टर में आज जो है पूरा फोकस आ रहा है टू व्हीलर साइड पर। हीरो मोटो, बजाज और खासतौर से आयशर। इनफैक्ट बजाज आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर है निफ्टी में। ये अब तक की स्थिति है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, कहां पर अब मौके नए तेजी के बन रहे हैं, उस पर बात करेंगे। 10 के दमदार ट्रेड में कविता जैन और आशीष बहेती हमारे साथ हैं। लेकिन अब दो और नए चेहरे हम जोड़ रहे हैं, अमित सेठ और साथ ही साथ रुचित जैन को। ये भी बताएंगे इनके टॉप ट्रेडेड काउंटर्स। जैसे मैं मेंशन कर रही थी, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ की शुरुआत आज हो रही है। ये इनफैक्ट जल्द ही डेब्यू करेगा इंडाइसिस पर स्टॉक, और इसी पर कंपनी के सीईओ सदफ सईद से चर्चा होगी। कुछ देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। मार्केट बिग वॉइस में आज हम जोड़ने वाले हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा को कार्यक्रम में। तो इन सब से होंगे हम रूबरू और बताएंगे आपको यहाँ से अब नए खरीदारी के मौके या फिर बिकवाली के मौके कहाँ हैं। चलिए, लेकिन पहले ट्रेड्स क्या बन रहे हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज थोड़ी सी फीकी शुरुआत बाजार में, लेकिन कहाँ अपॉर्चुनिटी पकड़ी आपने? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय मेरा रुझान आरती इंडस्ट्रीज की तरफ है। थोड़ा सा पोजिशनल रुझान है आरती इंडस्ट्रीज पे। अगर इसका वीकली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है। तो इन स्पाइट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज अच्छा कर सकती है यहाँ से, बिकॉज वीकली पे एक ब्रेकआउट है। 596 का इसका प्राइस है। लगभग 610 से 615 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 586 रुपीज का। आज डेफिनेटली फार्मा काफी इन है, लेकिन सारे स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं काफी फार्मा के, तो मैं उसे अवॉइड करूंगा। उसके अलावा जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट्स भी काफी इसके पॉजिटिव है। सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई इज ऑल्सो वेल प्लेस्ड। तो 90 का इसका प्राइस है, 88 का स्टॉप लॉस और लगभग 94 से 96 के इसके टारगेट्स रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 90 पर। हाँ, ये मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में शुक्रवार को माने जायसवाल जी का ट्रेड भी था। अब चलते हैं अगले मेहमान की तरफ। हमारे साथ रुचित भी मौजूद है। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी की सलाह है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही करूंगा, जहां पे क्लियर एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे बन रहा है। और आज के जो मूव है वो क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो अप ट्रेंड हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वो और आगे कंटिन्यू रह सकता है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ रेजिस्टेंस जो स्टॉक के लिए आ रहे हैं वो 1570 के आसपास आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जो मिड अगस्त के हाइज थे 2570 2570 वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें 2490 के स्टॉप लॉस से 2570 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक फार्मा स्पेस में से रहेगा ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की सलाह। यहाँ पे भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे रिसेंट के, तो जो प्राइस अपमूव्स आए थे वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आए थे। लास्ट पिछला पूरा हफ्ता स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था, जहां पे छोटे मोटे करेक्शंस पे वॉल्यूम्स काफी कम थे। स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल 380 382 के ऊपर ही अब तक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। पर यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म या पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। तो करंट लेवल्स पे 380 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें तो 430 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। एक तो ग्रैन्यूल्स जो अच्छा चला भी है, 1.5% का इजाफा अब देखने को मिल रहा है। 430 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी राय रुचित की बाय साइड की ही है। कविता जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? आप म्यूट पर हैं कविता जी। ये वीरू को मौका मिलना नहीं चाहिए वैसे। ये बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए। तो गोदरेज सीपी पर होगा मेरा बाय ट्रेड।
1049 के लेवल पर है, यहाँ मूव एक्सटेंड होना चाहिए। प्रीवियस डे के हाई को निकालने में है काउंटर, और 2 दिन की गिरावट के बाद आज एक इनगल्फिंग फॉर्मेशन बन रहा है। सो 1055 1060 के प्राइस टारगेट के लिए गोदरेज सीपी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1044 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर काउंटर मुझे लगता है एमजीएल पर, महानगर गैस पर एक अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 1206 के लेवल पर है। वंस ये काउंटर 1207 के लेवल्स के ऊपर दिखता है तो यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं 1215 1218 के लेवल्स के लिए। इन दैट कंडीशन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1195 का। एक मूवी थी बहुत साल पहले आई थी, राहुल रॉय, पूजा भट्ट, पूजा बेदी, अनु मलिक, फिर तेरी कहानी याद आई। बस यूं ही जिक्र कर रहा था उसका है। अब आगे चलते हैं, अगली कॉल पकड़ते हैं और वो कॉल होगी आशीष भैती जी की। आशीष जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? 2 वीरेन जी, मुझे सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 525 का एक इसका अहम रेजिस्टेंस एरिया था, उसे ब्रेक करता हुआ देखने को मिला है और न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव है, तो 545 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो औरोबिंदो फार्मा, ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमें लग रहा है जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड है, इसमें भी एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। स्टॉक अपना 20 डे आज वापस रीगेन करते हुए देखने मिला है, तो 1020 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1060। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कुछ बाज़ार में थोड़ी सी डाइवर्जेंस आ रही है, मतलब निफ्टी अभी भी रेंज में है बट हाईएस्ट क्लस्टर ऑफ द रेंज जो है ना उसको टेस्ट करता हुआ कुछ रेलवे स्टॉक्स में मूव आ रहा है और मेटल्स थोड़ा सा एज ले रहे हैं। देखिए, मेटल्स में बहुत सुबह बोले शिफ्ट नहीं था क्योंकि थोड़ा सा आज चाइनीज़ मार्केट और एशिया में थोड़ी सॉफ्टनेस थी, लेकिन अब धीरे धीरे मोमेंटम पिक हो रहा है। एक बार इस स्टॉक को देखिए अमित जी, हिंदुस्तान कॉपर, इट्स 190 160। कैसे अप्रोच करेंगे हिंदुस्तान कॉपर? डे हाई पर, सेल डे हाई पर, वेदांता डे हाई पर, और इवन इनफैक्ट आज मैंने एक टाटा स्टील का जिक्र किया था हॉट स्टॉक्स में, उसको भी देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। टाटा स्टील करीब 136.80, ये भी डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। अमित जी, इसमें से कुछ पिक करेंगे आप? जी वीरेन जी, काफी पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं लास्ट वीक से ही मेटल स्टॉक्स में। हिंदुस्तान कॉपर की आपने जिक्र की, टाटा स्टील की जिक्र की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब अपने स्विंग हाइस को बड़े कंफर्टेबली क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर भी एक प्रेफर्ड बेट रहेगा क्योंकि इसमें एक हाई लो बना के हम 52 वीक हाई की तरफ ऑलमोस्ट जा रहे हैं। 191 का स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है 196 197 के पॉसिबिलिटी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 189। इनफैक्ट टाटा स्टील लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था। टाटा स्टील की आज की अगर कैंडल देखे तो हल्का सा पुल बैक के बाद आज के सत्र में काफी अच्छी लोअर शेडो है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इन प्लेस है टाटा स्टील में, तो 137 का प्राइस है। टाटा स्टील में इन लेवल्स में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 134, और मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे 145 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा स्टील में। ये टाटा स्टील पर नजरें आती हुई, जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू करेगा। अच्छा, बाय द वे IRCTC वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, करीब 811 के स्तर आ चुके हैं, नियरली 3-3.5% के गेन्स इस स्टॉक में आते हुए। इसका मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कुछ ही देर पहले सचिन ने इसको आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। वेदांत पर कोई व्यू रहेगा क्या? आज वेदांत की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मूव कर रहा है। बताइए रुचित, कोई ट्रेड इनिशिएट करना है? मैं फ्रेश ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से होल्ड की जा सकती है। जो ब्रेकआउट था स्टॉक वो पिछले हफ्ते ही आ चुका था 250 के ऊपर, सो आई थिंक यहाँ पे अब स्टॉप लॉसेस काफी बड़े आ रहे हैं। फ्रेश ट्रेड देंगे तो लगभग 250 के नीचे स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, और ऊपर जो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए प्लेस रहेगा वो 272 के आसपास है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है फेवरेबल, पर हाँ एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो पोजीशंस को होल्ड की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड करें, नई तेजी की पोजीशन फिलहाल इसमें ना ले, ये है आपके लिए राय वेदांत पर। चलिए आपसे कुछ और ट्रेड्स पर बात की जाएगी, लेकिन आज आईपीओ मार्केट, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते कई सारे आईपीओज हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। आज तो 3 आईपीओज खुल रहे हैं, उसमें से एक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मुथूट फिनकॉर्प। मैं आपको बता दूं डिटेल्स क्या है इस पर्टिकुलर इशू के। करीब 960 करोड़ कंपनी रेस करने वाली है, इसमें से कुछ फ्रेश इशू है, कुछ OFS है। अब इस्तेमाल कैसे होगा जुटाई गई रकम का,
ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की स्थिति क्या है, एनपीएस की स्थिति क्या है, जो बेसिक हाइजीन क्वेश्चंस हैं किसी भी एनबीएफसी से जुड़े हुए, उन सब के जवाब मिलेंगे। मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद हमारे साथ है। सदफ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन द इशू। बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम पर आपका इशू आ रहा है, क्योंकि लगभग इस हफ्ते 8 इश्यूज की बात हो रही है। ये बताइए, इसमें से प्रोमोटर्स कितना ऑफलोड करें, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा उस 960 करोड़ में 200 करोड़ ओएफएस है। नहीं, टोटल इशू हमारा साइज 960 करोड़ का है, जिसमें से 760 करोड़ जो है कंपनी में जा रहा है और 200 करोड़ जो है वो ओएफएस है, जिसमें से 150 करोड़ प्रमोटर डाइल्यूट कर रहे हैं और 50 करोड़ हमारा एक इन्वेस्टर जीपीसी वो डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, और प्रमोटर्स फिर इस डाइल्यूशन के बाद कितना स्टेक होल्ड करेंगे? इसके बाद भी प्रमोटर का मेजॉरिटी स्टेक रहेगा, 56% स्टेक रहेगा। आज के दिन में 69% स्टेक है प्रमोटर का, तो इसके बाद भी क्लोज टू 56% स्टेक प्रमोटर ग्रुप का रहेगा, दैट इज फिनकॉर्प एंड द इंडिविजुअल प्रमोटर। मैं फिर ये समझना चाह रही हूँ, 750 करोड़ आपकी कंपनी में लगेंगे। इस फंड रेज के साथ फिर कितनी कैपिटलाइजेशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है? हर्षद जी, आज के दिन में हमारी एज ऑफ सितंबर 20.4% CRAR थी, कैपिटल एडिक्वेसी। ये 760 करोड़ के बाद हमारी CRAR इमीडिएटली अराउंड 28 करोड़ तक 28% पहुंच जाएगी। बट हमारा कंपनी, अगर आप पिछले 3 साल से देखें, वो 36% CAGR पे ग्रोथ कर रही है। आज के दिन में 10,800 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हम 18 स्टेट में ऑपरेट करते हैं और 329 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करते हैं। करीब 3.2 मिलियन 32 लाख कस्टमर को केटर करते हैं। हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। वुमेन फोक को हम उनका समूह बनाते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। उनका समूह बना के 10 से 15 महिलाओं को उनको लोन देते हैं। एवरेज टिकट साइज करीब 51,000 रुपए है। और हम इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हमने एक ऐप बनाई है, महिला मित्रा ऐप, जिसके द्वारा हम अपनी महिला समूह को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा अभी भी फिजिटल मॉडल है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टच भी रखते हैं, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑपरेटिंग कॉस्ट नीचे लाते हैं। तो ये जो पैसा हम रेस कर रहे हैं, ये एक तो ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने में, पिछले साल हमने 260 ब्रांचें ऐड करी थी अपने नेटवर्क में। इस साल हम ऑलरेडी पहले 6 महीने में 160 ब्रांचें ऐड कर चुके हैं। तो ये ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने में और इस टेक्नोलॉजी को लास्ट माइल तक ले जाने में करीब 32 लाख कस्टमर में से 15 लाख कस्टमर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं ये ऐप। हमारा सर्वे ये कहता है कि 84% हमारे कस्टमर्स के पास स्मार्टफोन है। तो डेफिनेटली उन तक ये ऐप ले जाने के लिए इसका यूज होगा। ऑफ कोर्स इट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये जो आपका टारगेट ऑडियंस है महिलाएं, और महिलाओं पर ज्यादा कंपनियों का फोकस होता है, क्योंकि वहां पर डिलिंक्वेंसीज कम होती है, ज्यादा समय पर पेमेंट देती हैं। ये बताइए, एवरेज आपकी लोन ग्रोथ फिर कैसी है, और यहाँ से आगे किस तरह की ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी? क्या रन रेट हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, हम पिछले 3 साल में 36% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। और इंडस्ट्री आप आज के दिन में देखें, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री 25 से 30% ग्रो कर रही है। हम इसका काफ़ी सारा श्रेय RBI को भी जाता है। RBI ने पॉलिसी लिबरलाइजेशन लाया था पिछले साल, उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ इंडस्ट्री में आई। और पोस्ट कोविड एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो उसके लिए ग्रोथ आई है। तो हम भी इंडस्ट्री के हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ। जैसा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी के दर पे ग्रो करेंगे। हमारी कंपनी में एडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत बड़ा ब्रांड के साथ हम जुड़े हुए हैं, मुथूट पापचन ग्रुप, और मुथूट का नाम ब्लू मुथूट पॉपुलरली जाना जाता है। तो वो लास्ट माइल तक हर एक घर पे पहचान है। एक दूसरा, हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। आज के दिन में 5th लार्जेस्ट NBFC MFI हैं, साउथ में नंबर 3 हैं और केरला में नंबर 1 हैं। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है। और डेफिनेटली हमने कैपिटल जो रेस करा है, इवन ड्यूरिंग कोविड वी वर एबल टू रेस कैपिटल। ये GPC हमारे इन्वेस्ट करा था $60 मिलियन, उसकी वजह से ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रही है। अब ये कैपिटल जो हम रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ओके, सईद साहब नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। एग्जैक्टली आपका जो एक लोन का टिकट साइज़ है अमूमन कितने रेंज का है? और एक और चीज़ सर, आपका जो टोटल जो लोन्स हैं उसमें से कितना अनसिक्योर कितना अनसिक्योर होता है?
रंजी, हमारा टिकट साइज़ 51,000 है, एवरेज टिकट साइज़ पर कस्टमर। और हमारा जो लोन है प्राइमरीली इनकम जनरेटिंग लोन होता है। ये सूक्ष्म जो कारोबार हैं छोटे छोटे, उनके लिए लोन होता है। तो 93% लोन हमारा जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो इनकम जनरेटिंग लोन है। जो बाकी 7% एसेट है वो हम क्रॉस सेल करते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कुछ महिलाएं जो हमारे साथ 4-5 साल से जुड़ी हुई हैं और जो प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं, तो हम उनको और लोन देते हैं। जैसे हमारे लोन है प्रयास लोन, प्रगति लोन, मतूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस लोन। उसमें कुछ लोन गोल्ड कोलैटरल के साथ हैं, कुछ लोन हम जैसे सैनिटेशन के लिए देते हैं, उनके घर में सेवाएं प्रदान करने के, स्वच्छ काइंड टॉयलेट बनाने के लिए या पानी तक पहुंचाने के लिए, तो वो सब के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्वासी कोलैटरल है, बट लार्जली हमारा पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर सईद साहब कि बीते 1 साल के अगर मैं NIMs को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके देखूँ, आई मीन बाइसेक्ट करके देखूँ, लास्ट ईयर इसी वक्त आपके NIMs किस ट्रजेक्टरी में थे, और ये जो ब्याज दरों में वृद्धि हुई थी बीते 1.5 साल में, उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थी वो कितने बड़े हैं? थोड़ा सा इसके बारे में क्योंकि यहाँ पर बीते 3 महीने से RBI थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन्स पे थोड़ा सा अगर आप देखें सख्ती बरत रहा है। ऐसे में आपके पिछले 6-7 महीने में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें कितना इजाफा हुआ है? तो वीरेंद्र जी, अगर हम पहले तो निम्स की बात करें तो हमारे निम एक्सपैंड करे हैं। 12.39% हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आज के दिन में। हमारी कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुई है बाई 84 बिप्स। अगर आप देखें पिछले पोस्ट कोविड जो ओवरऑल पॉलिसी रेट बढ़े हैं वो 250 बिप्स बढ़े हैं, बट हमारी कॉस्ट ऑफ फंड जो इंक्रीज हुई है वो 84 बिप्स बढ़ी है। सबसे ज़्यादा आई थिंक हमारा जो निम्स बढ़ने का कारण है वो पॉलिसी लिबरलाइजेशन है। RBI ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी माइक्रो फाइनेंस के लिए लाए हैं। उन्होंने 3 मेजर इनिशिएटिव करे हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस टारगेट सेगमेंट को डिफाइन करने में पहले 1,25,000 रुपये तक के रूरल हाउस होल्ड को माइक्रो फाइनेंस का टारगेट हाउस होल्ड बोला जाता था। आज के दिन में 3 लाख रुपए तक के, सो उससे टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ गया है। दूसरा, RBI ने प्राइसिंग को फ्री कर दिया है। पहले लार्ज एंटिटीज के मार्जिन कैप एप्लीकेबल होता था, 10% मार्जिन कैप ओवर एंड अबव योर बोरोइंग कॉस्ट। तो अगर आप का बोरोइंग कॉस्ट 10.5% है तो आप लेंड कर सकते हैं 20.5% पे मैक्सिमम। अब ये फ्री कर दिया गया है। ये बोर्ड द्वारा डिसाइड करा जाता है कि क्या आपका लेंडिंग रेट होगा। इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक रिस्क मार्जिन और एक आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दैट यू वांट टू कीप। तो उसके हिसाब से ये लेंडिंग रेट डिसाइड करा है। अगर आप देखें इंडस्ट्री में एवरेज आज के दिन में लेंडिंग रेट करीब 23 से 24% चल रहा है। हमारे लेंडिंग रेट 23.5% है एवरेज लेंडिंग रेट। उसकी वजह से हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। तो आज के दिन में हम 12.39% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। और डेफिनेटली आगे के दिनों में अगर ब्याज दर नीचे जाता है, RBI रेट कट करती है, तो डेफिनेटली देयर वुड बी एक्सपेंशन मार्जिन का, और इसमें से हम कुछ हिस्सा कस्टमर को पास ऑन करेंगे, कुछ हिस्सा बॉटम लाइन में भी जाएगा। एसेट क्वालिटी को लेकर आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड, जहाँ पर कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ बेयर करनी पड़ी। ये सस्टेनेबल है आपके करंट लेवल्स पर? ग्रॉस NPA नियरली 2.37% एंड नेट NPA रेशियो करीब 0.33%। जी अर्शिता, अगर आप देखें हमने जो पोर्टफोलियो ओरिजिनेट करा है कोविड के बाद, जैसे कोविड सेकेंड वेव के बाद जून 2021 ऑनवर्ड्स, विच रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ आवर बुक, उस बुक में हमारा जो NPA है वो 0.67% है सिर्फ, और जो भी हमारा 1.7% NPA है वो प्रायर टू कोविड का है। और ये पॉसिबल हुआ है कि हमारी जो अंडरराइटिंग है वो काफ़ी हमने इम्प्रूव करा है। उसमें हमने एक स्कोर कार्ड बनाया है, कस्टमर स्कोर कार्ड, विद द हेल्प ऑफ इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो, और हमने स्टडी करा है 6.5 करोड़ लोन अकाउंट्स को और उसमें कस्टमर बिहेवियर को कि क्या इन्फ्लुएंस करता है उनकी रीपेमेंट हैबिट। सो 40 ऐसे पॉइंट निकले हैं। उस 40 पॉइंट को हमने वेटेज दिया है और उस वेटेज के हिसाब से हर एक कस्टमर का एक स्कोर आता है, और उस स्कोर के आधार पर हम कस्टमर को 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं: लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। और हम फोकस करते हैं लो रिस्क और वेरी लो रिस्क कस्टमर में सिर्फ। अगर आप देखें कोई लेंडिंग कंपनी अपने बिजनेस में 2 प्रकार की मिस्टेक करती है। एक तो गलत कस्टमर को लोन देना,
वो हो सकता है अंडरराइटिंग में मिस्टेक। बट दूसरा जो सबसे घातक गलती है लेंडिंग कंपनी की, वो है कि एक सही कस्टमर को सही लोन नहीं देना। तो कस्टमर की आवश्यकता 1 लाख की है, मगर मैं उसे सिर्फ 20,000 रुपए लोन देता हूँ और वो अच्छा कस्टमर है, तो मैं 80,000 का बिजनेस मिस कर रहा हूँ। तो ये स्कोर कार्ड हमें वो मिस्टेक को अवॉइड करने से बचाता है। तो हम लो रिस्क और वेरी लो रिस्क कस्टमर में अपना वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हुई है। मैं आपसे फाइनली पूछना चाहूंगी, आपने कहा नए ब्रांचेस खोलेंगे, 260 नए ब्रांचेस खोलने का प्लान है आपका, या फिर टोटल काउंट 260 तक आएगा? 260 हमने पिछले साल में खोले थे, 160 इस साल खोल चुके हैं, और हमारा ग्रोथ रेट ट्रेडिशनली 36% CAGR रहा है, एंड विद द इंडस्ट्री ग्रोइंग वी थिंक वी कैन। तो क्या नई ज्योग्राफीज में उतरेंगे या फिर सदर्न मार्केट जहां पर अच्छी पकड़ है उसी में आपका फोकस रहेगा नए ब्रांचेस खोलने का? हमारा 51% AUM है वो साउथ में है, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। केरला में हम नंबर 1 है, जो हमारा करीब 18% AUM वहाँ पर है। हमारा 23% AUM है वो नॉर्थ से आता है, और हमारा करीब 13% AUM ईस्ट से आता है, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड है। हम अभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हैं। और हमारा 12% आता है वेस्ट। हमारा नॉर्थ में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। हमारा फोकस कस्टमर एक्विजिशन, हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी है नए कस्टमर को एक्वायर करना और एग्जिस्टिंग कस्टमर में वॉलेट शेयर बढ़ाना। पिछले साल हमने 7.5 लाख नए कस्टमर एक्वायर करे थे, इस साल ऑलरेडी हम 4 लाख कस्टमर एक्वायर कर चुके हैं। तो हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी वही रहेगा कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करें, उनमें वॉलेट शेयर बढ़ाएं, और हमारे जो नए कस्टमर हैं, जो नई ब्रांचेस के द्वारा हम एक्वायर कर रहे हैं, उन पे ग्रोथ करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट सदफ जी। ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी। तो मुथूट माइक्रोफिन, ये इशू आज खुल चुका है, डिटेल्स आपके सामने पेश होंगे एक बार फिर, अगर आप इस इशू में पैसा लगाना चाहते हैं। चलिए, इस मोड पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब मार्केट को कैसे अप्रोच कर रही है, खासतौर से ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा से होगी बातचीत ब्रेक के बाद। 10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का फिर से स्वागत है, और इंडिसेस को एक बार देखते हैं, फिर चलते हैं इस बड़ी चर्चा की तरफ। निफ्टी करीब 21,451, निफ्टी बैंक लगभग 47,907। बहुत दिनों बाद ऊंट पहाड़ के नीचे है, इंडेक्स दायरे में है, लेकिन दायरा अभी भी याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पर है। और इस ऑल टाइम हाई पर इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या कर रही है, साथ ही साथ जो बड़ा पैसा है वो कैसे चेस कर रहा है, क्या सोच रखता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री मिहिर वोरा मौजूद है इस वक्त। मिहिर जी नमस्कार। एक बड़े अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन इस अंतराल में इतना बड़ा अंतर आ गया कि पूछिए मत। DIs का बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा रहा, और स्पेशली जिस तरीके से पिछले लगभग 1 महीने में FIs ने चेस किया इंडियन मार्केट्स को, इस ट्रजेक्ट्री में इन सूरत हाल के साथ और अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए ये प्राइसेस आपको थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से रेंज कैसी लग रही है आपको? नमस्ते वीरेन जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। ठीक है, जिस तरह से मार्केट स्पीड से ऊपर गया है, वो स्पीड कंफर्टेबल नहीं है। डायरेक्शन तो चलो ठीक है, क्योंकि एक मैं कहूँगा ग्लोबल माहौल जो बन रहा है और लोकल जो ग्रोथ एनीवे चल रही थी, उसकी वजह से एक मैं कहूँगा एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन बन रहा है, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही है कि पैनिक होए। और क्योंकि स्लो डाउन चालू है और यूएस में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट रेट्स का जो दर था वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो लोअर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और डोमेस्टिक ग्रोथ अभी भी ठीक चल रहा है, और डोमेस्टिक में भी इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से अब नीचे आएंगे धीरे धीरे करके। तो ये सिचुएशन बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों के लिए अच्छे होते हैं, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है और जो मोमेंटम चल रही है खास करके इंडिया की तरफ, वो मेरे ख्याल से बरकरार रह सकती है। अपसाइड अभी भी है, लेकिन स्पीड थोड़ी अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सिलेक्टिव होने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, इसी सिलेक्शन के लिए मिहिर जी, मतलब जिस तरीके से आई थिंक अगर आप रुपी को देखें, जिस तरीके से आप डॉलर इंडेक्स को देखें, और जिस तरीके से कैश का प्रभाव इंडियन मार्केट्स में हुआ है, मेरा प्रश्न यही है कि FIs अगर इस मार्केट को चेस करने के मूड में है तो वो कब तक कर सकते हैं, और दूसरी बात, वो पैसा किन स्टॉक्स को या फिर किस सेक्टर्स को चेस करेगा आपके मुताबिक? तो मेरे ख्याल से फॉरेनर्स का जो बेंचमार्क होता है वो टिपिकली लार्ज कैप बेंचमार्क ही रहता है, एक्सक्यूज मी। और खास करके हमने देखा है कि जो अभी भी 60-70% पैसा आ रहा है और मे बी इवन मोर,
वो ETFs के थ्रू आ रहा है, वो टिपिकली पैसिव स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो मेरे ख्याल से FIS का पैसा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा लार्ज कैप्स में। DII का जो पैसा है वो मिड और स्मॉल कैप्स में काफी जा रहा है, और AIF का भी पैसा जा रहा है, क्योंकि हम मंथ ऑन मंथ फ्लोज देखें तो भी अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में काफी पैसा आ रहा है। तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डोमेस्टिक का फोकस है, और FIS का फोकस मेरे ख्याल से लार्ज कैप में ज्यादा रहेगा। दूसरी एक बात यह है कि FIS का भी जो हम फ्लो देख रहे हैं वो न सिर्फ कैश मार्केट में देखना चाहिए, लेकिन F&O में भी देखें तो निफ्टी की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस है वो एक महीने पहले FIS नेट शॉर्ट थे, और वो काफी शार्प तरीके से अब नेट लॉन्ग हो चुके हैं। तो ये जो लॉन्ग बिल्डअप भी टिपिकली निफ्टी में जो होता है वो भी लार्ज कैप में इंपैक्ट करता है। तो FIS की जो इंपैक्ट है वो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में बहुत ज्यादा रही है, और DIS की इंपैक्ट जो है सारे कैटेगरीज में इंक्लूडिंग मिड एंड स्मॉल कैप में रही है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। कंसिडरिंग हमने एक बहुत तगड़ी रैली देखी है पिछले 2 हफ्तों में, अब यहाँ से अगर आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, किस सेक्टर पर आप डबल डाउन करने की सिचुएशन में आ रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी होगा जहाँ पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली में शायद लोग खरीदारी के मौके ढूंढने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक पॉकेट है? देखिए, टैक्टिकली आई एग्री, टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं, इवन मेटल्स हमने देखा है काफी शार्पली मूव किए हैं, और ये 2 सेक्टर मेरे ख्याल से काफी शॉर्ट सेक्टर भी थे ओवरऑल। जो व्यू 1 महीने पहले, 2 महीने पहले स्लो डाउन का बन रहा था, तो उसकी वजह से लोग टेक्नोलॉजी और कमोडिटीज वगैरह में काफी शॉर्ट थे मेरे ख्याल से, अंडरवेट या शॉर्ट जो भी कहो आप। तो उसकी जो कवरिंग आ रही है, उसकी जो फ्लो आ रही है, उसकी वजह से ये दोनों सेक्टर्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं। लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म व्यू देखूं, 1 से 3 साल का व्यू लूं, तो मेरे ख्याल से अभी भी डोमेस्टिक थीम्स बेटर हैं। उसमें फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, तो डोमेस्टिक थीम्स स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड बी मोर बुलिश। ये जो मेटल्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज वगैरह हैं, IT है, वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्लेस है। यहाँ पर एक और स्पेस जहाँ पर हम इंटरेस्ट देख रहे हैं वो है 2 व्हीलर कंपनी, स्पेशली आप बजाज देखिए, आयशर देखिए, इन सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। क्या प्री इलेक्शन रैली में क्लियरली ये रूरल डिमांड पिकअप होने की कुछ सुगबुगाहट है मार्केट में, इसीलिए यहाँ पर प्री पोजिशनिंग हो रही है, या फिर ओवरऑल अर्बन एरिया से, सेंटर से भी जो वॉल्यूम है वो इनफैक्ट मेकअप करेंगे जो लैक ऑफ सेल्स है या फिर धीमापन है रूरल मार्केट्स में? देखिए, रूरल लिंक काफी सारे सेगमेंट्स थे, FMCG, 2 व्हीलर्स और जो लो एंड कंजम्पशन के सेगमेंट्स थे, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था काफी टाइम के लिए, और उसके जायज रीजंस भी थे। पैंडेमिक, कोविड की वजह से जो डैमेज हुई थी रूरल और लोअर इनकम स्ट्रेटा की इनकम्स को, वो थोड़ा टाइम लग गया वापस आने में। अभी भी वीकनेस है, FMCG वगैरह में देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ इतने नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो रूरल वीकनेस का जो था, उसकी वजह से ये 2 व्हीलर्स वगैरह जो सेगमेंट्स है FMCG, वो अंडर परफॉर्म किए थे। वीकनेस मेरे ख्याल से इनकम लेवल्स में अभी भी है, लेकिन क्योंकि रेस्ट ऑफ द मार्केट इतना चल गया था, और हमने देखा कि जो लास्ट मंथ के थोड़े नंबर्स में एक थोड़ी ऑप्टिमिज्म दिखी, तो वैल्यूएशंस तो रिलेटिवली बेटर हो गए थे क्योंकि अंडर परफॉर्म किया था सेक्टर में, और एक अच्छा डेटा पॉइंट देखा, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से ये सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है। लिटिल बिट ऑफ वैल्यू एंड लिटिल बिट ऑफ होप, आई वुड से। रही बात इलेक्शन की, मेरे ख्याल से टिपिकली हमने देखा है कि जो इलेक्शन लिंक स्पेंडिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत फायदा तो हो सकता है रूरल इनकम का, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ी ऑप्टिमिज्म बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस हो रही है। लेकिन स्ट्रक्चरली ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, उसके लिए मैं 2-3 महीने का डेटा पॉइंट्स और देखना चाहूंगा, स्पेशली जो विंटर क्रॉप की डेटा पॉइंट्स आएंगे उसमें इनकम लेवल्स का क्या इम्पैक्ट है वो देखना चाहूंगा बिफोर टेकिंग अ लॉन्गर टर्म कॉल। अच्छा महेश जी, PSUs मेरे ख्याल से हमने अपने ट्रेडिंग करियर में जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल मूव देखा है PSUs में, वो शायद ही कभी इतना देखा हो, और उसमें से भी एक धड़ा डिफेंस का और साथ ही साथ रेलवेज का। और डिफेंस में तो 1-2 जो स्टॉक्स हैं वो पहचान भी नहीं आते, फॉर इंस्टेंस HL। ये जो मैंडेट मिला राज्यों में बीजेपी को, या फिर उससे जो 2024 के लिए बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसके मद्देनजर स्पेशली इन 2 स्पेसेस पे आपका व्यू क्या है सर? सो ये 2 सेगमेंट मैं कहूंगा एक न्यू सेगमेंट्स है, क्योंकि ये सेगमेंट्स पे कभी इंडिया ने या गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया था।
तो 10 साल 15 साल जो भी देख लो, पिछली बार भी जब तेजी हुई तो डिफेंस का ऐसा या रेलवेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था। हाँ, रोड्स पोर्ट्स में हमने काफी एक्शन देखी थी, पोर्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट की है हमने, रोड नेटवर्क में काफी 15 साल से हमने काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिफेंस और ये जो रेलवे है उसमें कम फोकस था। ये फोकस पिछले 3-4 साल से आया है। रेलवे बजट में काफी खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी एलोकेशन बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दी है। जो 80,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था रेलवेज का, वो ऑलमोस्ट पर ईयर वो ऑलमोस्ट 2,50,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कर दिया है, और बढ़ने की बात है। सो एक गवर्नमेंट लेड पुश है रेलवेज में। डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको इंडिजिनाइज करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आई वुड से नए डेवलपमेंट्स है, और उसकी वजह से जो सेक्टर्स कंप्लीटली अंडर द रेडार थे अब उभर के आ रहे हैं, और ये थीम स्ट्रक्चरल है। मेरे ख्याल से ये 1 साल की थीम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थीम है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफी चल चुके हैं, सो डाउन द कर्व ऑफ कोर्स वी हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अगर हम सेल्स की बात करें, टॉप लाइन की बात करें, तो ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम है। मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डे लो से करीब 100 पॉइंट ऊपर अब आपको निफ्टी दिखाई देगा, 15 पॉइंट ऊपर आपको वैसे दिख रहा होगा, लेकिन 21,365 का डे लो था और अब इस समय हम 21,470 के लेवल्स पर आ चुके हैं। तो रुझान कुछ बेहतर होता हुआ, और निफ्टी बैंक भी जो करीब 250 पॉइंट नीचे था अब सिर्फ 90 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। SBI की तरफ से आ रहा है कमाल, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय पूरे 1% ऊपर, और सुबह में मुनाफा वसूली करने के बाद लोगों ने फिर तेजी की पोजीशंस बनाई हैं टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। तो टेक महिंद्रा, LTI, HCL टेक और TCS इस घंटे के पिछले आधे घंटे के दरअसल मूवर्स हैं, और रिलायंस का साथ तो है ही। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति मार्केट में। अब 150 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स भी आ चुका है, और इसी पॉजिटिव नोट पर अब हम पूरे शो को हैंडओवर करते हैं नीरज जी को। नीरज जी, देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी और मिड कैप्स 150 पॉइंट ऊपर। अब निफ्टी बैंक को पॉजिटिव टेरिटरी में लाने का जिम्मा आपके हाथ। चलिए कोशिश करते हैं इसकी भी आ सकता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर हो गया है। चलिए इसी नोट पर फिर लेते हैं हेडलाइंस के साथ ट्रेडर्स हेडलाइन की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।